Namaskar, this is Dr. Vinita Singh, Associate Professor, Department of Sociology, नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ। आज का हमारा विषय है सामाजिक स्तरीकरण, उसका अर्थ, उसका अभिप्राय और उससे जुड़ी कुछ प्रमुख अवधारणाएं जिसकी चर्चा हम करेंगे आज। थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए मैंने अपने लेक्चर को ओरिएंट किया है 4 खंडों के माध्यम से। हमारे पास 1 घंटे का समय है, तो हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के हम 4 खंडों में उसको विभक्त करके उस पूरी विषय वस्तु को समझने की कोशिश करें। हमारा जो सबसे पहला खंड होगा, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, उसका अर्थ, उसका अभिप्राय, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एक उद्विकासीय क्रम में सामाजिक स्तरीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में हम कैसे उसका जन्म होता हुआ देखते हैं, उसका उद्भव, उसका विकास, उसके पीछे की क्या उत्तरदायी दशाएं हैं, उसके संबंध में भी एक विचार विमर्श होगा। जब हम अपनी दूसरे खंड में, दूसरे सबसेट में मूव करेंगे, तो हमारी चर्चा केंद्रित होगी सामाजिक स्तरीकरण के जो संयोजी सिद्धांत हैं, जिनमें हम प्रमुखता बात करते हैं पारिस्थिति की, हम बात करते हैं संपदा की, हम बात करते हैं सत्ता की, जिसको अगर हम अंग्रेजी में उस टर्मिनोलॉजी में जाएं तो हम कहते हैं स्टेटस की भी हम बात कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज की भी बात कर सकते हैं कनेक्टिंग थ्योरीज के रूप में, और साथ ही साथ हम अथॉरिटी की भी बात करेंगे। इसके बाद जब हम अपने तीसरे खंड की ओर मूव करेंगे, जो आधे घंटे के पश्चात का समय होगा, तब हमारी चर्चा केंद्रित होगी, जब हमारी चर्चा का रुख होगा कि किस प्रकार से हम जाति और वर्ग को असेस करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के बीच में। साथ ही हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि सामाजिक गतिशीलता, जब आप एक बदलते परिवेश में कदम रखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि सोशल मोबिलिटी का दौर है। सामाजिक गतिशीलता में क्या कुछ नए आयाम हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम लुई ड्यूमा का एक हायरार्किकल ऑर्डरिंग का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसकी चर्चा करेंगे, जिसे आप हिंदी में क्रम परंपरा का सिद्धांत कहते हैं। हमारी चर्चा का जो अंतिम पड़ाव होगा, जो चौथा खंड होगा, उसमें हम बात करेंगे भारतीय सामाजिक ढांचे की, जो आपका इंडियन सोशल सिस्टम है। उसमें हम चर्चा करेंगे, जो प्रमुखता हमारी चर्चा के फोकल पॉइंट्स होंगे, जो केंद्र बिंदु होंगे, उसमें हम स्थिति का सार को विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे। हम मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव में, हम मार्क्सवादी उपागम के भीतर स्तरीकरण को कैसे स्थापित करते हैं, हम उसके संबंध में भी एक चर्चा करेंगे। और जो एक अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते हमारी चर्चा उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां पर हमें कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स देखने होंगे। फ्यूचर ट्रेंड्स का मतलब है हम भविष्य में किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं अपने इस सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान को। तो उम्मीद ये करती हूँ कि 15 मिनट के हमारे ये 4 खंड आपकी विषय वस्तु को थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक अप्रोच देंगे, जिसके माध्यम से आप बात को समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करें अपने प्रथम खंड में, जब हम बात करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, हम इस शब्द को जियोलॉजी से इंपोर्ट करते हैं, भूगर्भ शास्त्र या भूगर्भ विज्ञान आप जिसको कहकर संबोधित करते हैं। आपने सुना है, आपने जाना है कि पृथ्वी की अलग अलग परतें हैं, जिसमें हम आउटर क्रस्ट की भी बात करते हैं, आउटर के बाद हम इनर कोर की भी बात करते हैं, हम मैंटल की भी बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि पर्यावरण में अलग अलग सतहों को, अलग अलग परतों को, तो हम स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन सभी की चर्चा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से समाज में जब हम स्तरों को देखते हैं, समाज को जब हम स्तरों में विभक्त होता हुआ देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सामाजिक स्तरीकरण है। दैट मीन्स सोसाइटी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। अब हम इस बात को थोड़ा सा और अधिक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर हम कुछ एक समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी समाजशास्त्रियों ने जिन चीज़ों का अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया, उनके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, निश्चित तौर पर वो बहुत सटीक हैं, बहुत प्रिसाइज हैं, जिससे आप तक बात आसानी से संप्रेषित होती है। तो अगर हम पार्सन्स की बात करें, टैलकॉट पार्सन्स की बात करें, वो सामाजिक स्तरीकरण की जब व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों का ऊंचे या नीचे क्रम विन्यास में समाज में विभाजन है। ठीक है,
एक दूसरी हम परिभाषा को भी उठा लेते हैं, उसको भी हम चर्चा में ले आते हैं, रेमंड मूरे, जो थोड़ा सा और अधिक टेक्निकली प्रिसाइज हो जाते हैं। रेमंड मूरे कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक इकाइयों का, सामाजिक श्रेणियों का उच्चतर या निम्नतर क्रम में विभाजन। अब अगर आपने दोनों परिभाषाओं पर थोड़ा सा भी गौर किया तो आप ये समझ पाएंगे कि जब पार्सन्स अपनी बात शुरू करते हैं तो पार्सन्स का फोकस व्यक्तियों पर है। व्यक्ति को हम एक इकाई समाज में सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक समूह के स्वरूप में मानते हैं। तो जब हम उस व्यक्ति को एक सामाजिक समूह, एक सामाजिक श्रेणी का सदस्य बना देते हैं तो वो हमारी इकाई हो जाती है, वो हमारी बेसिक यूनिट हो जाती है। तो जब रेमंड मूरे बात करते हैं तो उन्होंने उन व्यक्तियों को सामाजिक समूहों में, सामाजिक श्रेणियों में उपस्थित जो हमारी एक पैटर्न है, जो हमारी संरचना है, जो अरेंजमेंट है, उसमें अवस्थित कर दिया है। तो ज्यादा सटीक जो परिभाषा बैठती है वो रेमंड मूरे की परिभाषा बैठती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि हम एक क्रमबद्ध संस्तरण देख रहे हैं, एक ग्रेडेड हायरार्की देख रहे हैं, जहां पर हम क्या देख रहे हैं? सामाजिक इकाइयां, जिनको आप सामाजिक समूह, सामाजिक श्रेणियां भी मान सकते हैं, वो समाज में अलग अलग स्तरों में अवस्थित है। एक दूसरा सवाल उठता है कि ये जो हमने ग्रेडेड हायरार्की की बात की, जो क्रमबद्ध संस्तरण की हम बात कर रहे हैं, इसमें जब हमने सामाजिक इकाइयों को अवस्थित किया, जो उनका हमने एक अरेंजमेंट बनाया, तो हम किसको ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, किसको हम मध्यम स्तर पर ले जा रहे हैं, किसको हम बॉटम मोस्ट, निम्नतम स्तर पर ले जा रहे हैं, इसको इंटर्न कौन गाइड कर रहा है, ये चीजें निर्धारित कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पर रोल आता है किस एक चीज का? यहाँ पर रोल आता है आपकी पद और उससे जुड़ी हुई भूमिका का, स्टेटस का और रोल का। अब एक और प्रश्न उठता है कि ये स्टेटस इन टर्न किन चीजों से निर्धारित होता है? तो यहाँ पर सवाल आता है, वो पावर भी है, वो प्रेस्टीज भी है, वो रिसोर्सेज भी है, वो इन्फ्लुएंस भी है। हम प्रभाव की भी चर्चा कर सकते हैं, वहां पर हम संपदा की भी चर्चा कर सकते हैं, हम शक्ति की भी चर्चा कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रास्थिति है और उससे जुड़ी जो हमारी भूमिका है, वो समाज में हमें सामाजिक इकाइयों में प्लेस करेगी। और ये सामाजिक इकाई जो है, जब समाज को अलग अलग स्तरों में विभक्त करेगी और समाज में अलग अलग स्तरों में ये स्थापित हो जाएंगी सामाजिक श्रेणियां और सामाजिक समूह, तो हम मानते हैं कि समाज हमारा एक स्तरीकरण को देख रहा है, एक स्तरीकरण को विटनेस कर रहा है। एक बहुत मूलभूत सा प्रश्न उपजता है, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या ये यूनिवर्सल है इन टाइम एंड स्पेस? क्या अलग अलग कालखंडों में, क्या अलग अलग समाजों में सदैव से हमने स्तरीकरण को इसी स्वरूप में देखा है जैसे कि हम आज देख रहे हैं? तो जवाब जब आप तलाश करते हैं तो जवाब थोड़ा अस्पष्ट है, थोड़ा सा अनक्लियर है। इसलिए अस्पष्ट है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो स्तरीकरण आज के दौर में अगर हम देख रहे हैं तो हर एक समाज की विशेषता है। यूनिवर्सली आपको हर एक समाज में, हर एक सोसाइटी में किसी ना किसी आधार पर समाज में डिफरेंट स्ट्रेटा, डिफरेंट स्तर दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये अलग अलग कालखंडों में इसी स्वरूप में उपस्थित रहा, तो ये शायद थोड़ा सा जवाब हमारा बहुत टेक्निकली, अगर हम कहें, प्रिसाइसली करेक्ट नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि उद्विकासीय क्रम में हमारा समाज, हमारी सभ्यता कैसे आगे बढ़ रही है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत प्राथमिक स्तर का जो हमारा सिविलाइजेशनल दौर था, वहां पर हम क्या कर रहे थे? वहां पर हम सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए संघर्षरत थे। अगर हम ये कह रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं, तो आप समझ सकते हैं कि हमको जिंदा रहने के लिए अन्न की जरूरत थी, या हम अन्न भी क्या कहें, वो तो बहुत बाद में आता है। जिंदा रहने के लिए हमें पेट भरने की आवश्यकता थी, मौसम की मार से बचने के लिए अपने तन को ढकने की आवश्यकता थी। तो हम इन बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति में लगातार संघर्षरत थे। एक प्रयास हमारा चलता था कि हम अपने को जिंदा कैसे रखें। उस दौर में अगर हम बात करेंगे तो स्तरीकरण जैसी किसी व्यवस्था का, स्तरीकरण जैसी किसी प्रक्रिया का आविर्भाव हम नहीं देखते। जो था दैट वाज सिंपल डिफरेंशिएशन, जिसको हम कहेंगे कि वो विभेदीकरण के स्वरूप में था। विभेदीकरण के स्वरूप में था, इसको भी आप समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि
सामाजिक स्तरीकरण को आगे बढ़कर हम समझेंगे तो हम एक प्राणी शास्त्रीय आधार पर बात करते हैं और दूसरी तरफ हम एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर बात करते हैं। प्राणी शास्त्रीय आधार जैसे आपकी आयु की भी चर्चा हो सकती है, आपने कहाँ जन्म लिया उसकी चर्चा हो सकती है, आपकी लिंग क्या है उसकी चर्चा हो सकती है। तो इस तरीके की चर्चाएं जब हमारा आधार बनती हैं तो वो प्राणी शास्त्रीय आधार है, वो बायोलॉजिकल बेसिस है। दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों की या उन आधारों और तत्वों की, तो वहाँ पर प्रभाव का भी कहीं ना कहीं रोल आता है, भूमिका आती है। वहाँ पर शक्ति की भी बात आती है, वहाँ संपदा आपके पास है या नहीं उसकी भी बात आती है, आपकी प्रतिष्ठा की भी बात आती है, आपके व्यवसाय की भी चर्चा होती है। तो जब हम एक उद्विकासीय क्रम में कि किस प्रकार से एक समाज का इवोल्यूशनरी जर्नी है, उसमें अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करें कि सामाजिक स्तरीकरण कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, तो इसको हम सीधे से जोड़ सकते हैं प्रौद्योगिकी के साथ। जैसे जैसे हम समाज में आगे बढ़ रहे हैं, प्रौद्योगिकी को हम इन्वेंट कर रहे हैं, उसका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं और उस सानिध्य का उपयोग करके समाज में हम संपदा को भी जनरेट कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक सरल समाज थे, हम एक आदिम समाज थे, हम एक प्रिमिटिव सोसाइटी थे, हम एक सिंपल सोसाइटी थे, तो वहाँ पर जो हमारा कहीं ना कहीं एक अलग अलग स्तरों में हमको देखा जाना अगर दिखता भी था, तो वो एक व्यक्तिवादी लेवल पर था, वो सिंपल एक विभेदीकरण था, वो सिर्फ एक डिफरेंशिएट था। समाज में कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई ऐसी अवसर नहीं थे, संपदाओं को हमने संचित होता हुआ नहीं देखा था। तो हम मानकर चलते हैं कि स्तरीकरण कब आता है, जब प्रौद्योगिकी का विस्तार होता है, क्योंकि उसी के साथ हम अर्थव्यवस्था का विस्तार देखते हैं, उसी के साथ हम एक वृहद स्केल पर आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, उद्योगों का आना देखते हैं। और ये सभी चीज़ें जब हम पीछे से देखते हैं तो कृषि के साथ भी शुरू होती है। अगर आप अपने भारतीय संदर्भ में उसको समझना चाहें तो पहले हमारा जो कृषि का साधन था, जो अभिकरण था, वो परंपरागत था। हम अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल कर रहे होते थे या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों का उपयोग ले रहे होते थे कृषि में। पर आप जानते हैं कि अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो कृषि की एक दीन दशा बदलने की एक बहुत बड़ी क्रांति माना जाता है उसे। तो इस तरीके के जब तकनीक के सानिध्य में हमारे प्रयासों के फलस्वरूप समाज में बदलाव आ रहा है, तो हम मानकर चलते हैं कि वहां समाज में संपदा के संचय को भी हम बल दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि अब संपदा का संचय हो रहा है, तो संपदा किसके पास है वो समाज में ऑटोमेटिकली उच्च स्तर पर जाएगा। जो संपदा विहीन है, जो डिप्राइव्ड है, जिसके पास अबंडेंस तो छोड़िए आप, संपदा ही नहीं है, वो बॉटम मोस्ट स्ट्रेटा पे जाएगा, वो सबसे निम्नतम स्तर पर जाएगा। और इन दो ध्रुवों के अलावा अगर हम बात करेंगे, इनके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे, तो एक समाज में जो मॉडरेट अमाउंट में संपदा का संचय कर रहे होंगे, उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, उस हिसाब से हम उनको बीच में अवस्थित कर देंगे। तो सीधा सा जो एक तात्पर्य हम ड्रॉ करते हैं, जो हम बात को समझने की कोशिश प्रारंभ में कर रहे थे कि सामाजिक स्तरीकरण क्या हुआ, समाज का अलग अलग स्तरों में विभक्त होना, जैसे मैंने आपको पार्सन्स और मूरे की परिभाषा से भी समझाया कि हम व्यक्तियों को नहीं, सामाजिक इकाइयों को, सामाजिक श्रेणियों को, सामाजिक समूहों को समाज में अवस्थित कर रहे हैं उच्चतर या निम्नतर क्रम विन्यास में। तो एक ग्रेडेड हायरार्की बन रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि पद प्रतिष्ठा का भी कहीं ना कहीं एक रोल आ रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं संपदा संसाधन युक्त होना या संसाधन विहीन होने का एक रोल आ रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी व्यावसायिक योग्यता आपको संपदा के संचय के लिए प्रेरित करती है, उसका भी एक रोल आ रहा है, उसकी भी भूमिका है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक समाज में स्तरीकरण एक संस्था के रूप में, जिसको हम कहते हैं एक संस्थागत ढांचे के रूप में मौजूद नहीं था। वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम की तरीके से कब उसका इमर्जेंस होता है, कब उसका उद्भव होता है, वो हम प्रौद्योगिकी के युग के साथ देखते हैं। तो आपने समझा सामाजिक स्तरीकरण क्या है परिभाषाओं के माध्यम से भी, और एक मैंने प्रयास किया आपको बहुत सामान्य अर्थों में, जो एक समाजशास्त्री टेक्निकली प्रिसाइज अर्थों में समझाएगा, उसके अलावा एक सामान्य शब्द में हम समाज को अलग अलग स्तरों में जब विभक्त कर रहे हैं और उसके पीछे के हमारे, जिसको आप कहेंगे निर्धारणवादी कारक क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है,
डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या है, उसकी चर्चा भी हमने की। हमारा समय अब आगे की ओर मूव करेगा। हम 15 मिनट की चर्चा में इस बिंदु को कवर कर चुके हैं। तो अब हम आगे मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रारंभिक दौर में ही बताया कि हमारा जो दूसरा खंड होगा वो बेसिकली डेडिकेटेड होगा हमारे संयोजी सिद्धांतों को। यहाँ पर हम कनेक्टिंग थ्योरीज के रूप में उनकी बात कर रहे हैं। उनका क्या एक रिलेशनल डायनामिक्स है, उनका क्या एक इंटरप्ले है, तीनों को अलग अलग भी हम समझने की कोशिश करेंगे और आपस में संबद्ध रूप से उनको कैसे समझा जा सकता है, इसका भी एक प्रयास हम करेंगे। उसमें 3 चीज़ों की हम बात करते हैं। हम स्थिति की बात करते हैं, जिसको आप स्टेटस कहते हैं। उसके पश्चात हम, जैसे अभी भी बात कर रहे थे, हम संपदा की बात करते हैं, जिसको आप रिसोर्स या रिसोर्सेस कह के संबोधित कर सकते हैं। तीसरी चर्चा एक बहुत अहम चर्चा है, समाजशास्त्र में जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उस चर्चा पे एक खासा इंटरेस्ट लेते हैं, रखते हैं, वो है सत्ता की चर्चा, अथॉरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? और इन तीनों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। इन तीनों को जोड़ने का प्रयास अगेन बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने किया है, तो वो भी हम एक प्रयास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं कि स्थिति क्या है या प्रास्थिति क्या है, तो समाजशास्त्रीय पार्लेंस में, समाजशास्त्रीय अर्थों में उसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि हम प्रदत्त प्रास्थिति की चर्चा कर रहे हैं। वो एक चीज जो आपको जन्म के साथ दी गई है, जन्म के साथ प्रदान की गई है, जिसमें आपका अपना कोई प्रयास नहीं जा रहा है, जो आपको आपकी हैसियत के साथ जोड़ रहा है, जहां पर आपने जन्म लिया है उस एक चीज के साथ। ठीक है, एस्क्राइब्ड स्टेटस यहाँ पर आपको प्रदान किया जा रहा है, आपको अकॉर्ड किया जा रहा है। इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण जो हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मिलता है वो जाति के फॉर्म में मिलता है, कास्ट के फॉर्म में मिलता है। कास्ट की चर्चा आगे विस्तारित स्वरूप में भी होगी, पर यहाँ हम ये समझ लें कि जाति क्या है। जाति प्रदत्त प्रकृति की है। द मेंबरशिप ऑफ योर कास्ट इज अकॉर्डेड टू यू बाय बर्थ। आपको जाति की सदस्यता जन्म के साथ दी जा रही है। आपका जो उसका ओरिएंटेशन है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, वो कहीं ना कहीं परिभाषित किससे है? वो परिभाषित है सिर्फ और सिर्फ परंपरागत मूल्यों से, परंपरागत प्रतिमानों से, और उन ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही हम जाति में समाहित करके चलते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि जाति को हम कैसे समझते हैं, क्योंकि जाति एक बहुत विस्तारित टॉपिक है, एक बहुत विस्तारित विषय है। जब हम समाजशास्त्र में इसकी बात करते हैं, इसका कोई और छोर नहीं है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जाति की एक संक्षिप्त परिभाषाओं के माध्यम से भी हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। 1-2 परिभाषाएं मैं आपको यहाँ पर रेफर करूंगी, तो भी शायद आप ज्यादा उसको समझ पाएंगे। जैसे हम मजूमदार और मदान की बात करते हैं, मजूमदार और मदान जाति को कैसे परिभाषित करते हैं? बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन काफी हार्ड हिटिंग है, बहुत तीव्रता से अपने अर्थ को संप्रेषित करती है। मजूमदार और मदान कहते हैं कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। वो कहते हैं जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। बहुत आसानी से वो अभिप्राय संप्रेषित हो रहा है कि यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता के अवसर आपको मौजूद नहीं है, आपके लिए उपलब्ध नहीं है। आपकी जो सोशल मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज थी उनको यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब जाति के साथ जो कुछ भी अटैच्ड है, उसका मतलब ये हो गया कि उस जाति के साथ आपकी जो पद, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, सब कुछ जो जुड़ा हुआ है वो आपको बाय बर्थ मिलने वाला है, वो आपको जन्म के साथ मिलने वाला है। आप आजीवन उसमें कोई सुधार संभव नहीं बना सकते। ये हमारी परंपरागत जो जाति व्यवस्था थी उसकी बात की जा रही है। थोड़ा सा हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो हम संपदा की भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। संपदा क्या है? संसाधन, रिसोर्सेस। अभी अभी जैसे मैंने पहले खंड में जिक्र किया कि जैसे जैसे समाज एक सरल प्राथमिक समाज से एक आधुनिक, एक जटिल समाज बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, सबसे बड़ा जो रोल आता है, सबसे बड़ी भूमिका जो अदा कर रहा होता है, वो है हमारा, जिसको हम कह सकते हैं आर्थिक प्रगति, जिसकी बात अभी अभी हमने उन संदर्भों में की, उन पर्सपेक्टिव्स में की, जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि तकनीक का साथ पकड़कर हम इस ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम संपदा को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो संपदा का मतलब क्या हो जाता है? संपदा के संचय को अगेन, अगर वो आधिक्य में है, अबंडेंस में है, तो वो आपको समाज में उच्च स्तर पर अवस्थित करा देगा। यदि आप संसाधन विहीन हैं, संपदा का संचय आप नहीं कर सके हैं, आप
वंचना के शिकार हैं, आप डिप्राइव्ड हैं उस संपदा, उस संसाधन से, तो आप समाज में निम्नतम स्तर पर अवस्थित हो जाएंगे। और वही एक चीज अगेन मॉडरेट अमाउंट में अगर समाज में विस्तारित हो रही है, समाज में उसको हम, किसी के पास थोड़ी कम है संपदा, लेकिन किसी के पास थोड़ी ज्यादा है संपदा, उन्होंने उसको संचित किया है, अपने प्रयासों से संचित किया है, तो उसका एक बहुत अहम रोल, एक उसकी एक बहुत अहम भूमिका हमारे समाज में उस दौर से शुरू हो जाती है जब हम तकनीक का साथ पकड़कर आर्थिक प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम संपदा की चर्चा कर रहे हैं, जब हम संपदा के माध्यम से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक्सेस करने का, उस रिसोर्स को एक्सेस करने का हमारा माध्यम क्या होगा, मीन्स क्या होंगे, वो हमारे अभिकरण क्या होंगे, वो टूल्स क्या होंगे जिनके माध्यम से हम उस संपदा तक पहुंचेंगे, तो वो भी बहुत आसानी से परिभाषित किए जा सकते हैं कि संपदा आप अपने प्रयासों से ही अर्जित करेंगे और संपदा का संचय आपके प्रयासों के प्रतिफल के रूप में आपके सामने आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने अगर अभी प्रास्थिति को जाति के संदर्भ में समझा, संपदा को समझा, तो आगे बढ़कर हम एक थोड़ा सा और जटिल अवधारणा की ओर बढ़ रहे हैं, वो है सत्ता। सत्ता को मैक्स वेबर बहुत प्योर टर्म्स में, बहुत इजी टर्म्स में परिभाषित करते हैं। कहते हैं वो कि सत्ता क्या है, वो जायज बल प्रयोग है। अंग्रेजी में कहें तो वो लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर है। अब यहीं से अगर हमने पहले इस टेक्निकल पार्लेंस में आपको समझाने की कोशिश की, तो उसको हम थोड़ा सा सामान्य अर्थों में, सिंपल परिभाषाओं में भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम कहते हैं जायज बल प्रयोग है, तो सबसे पहली बात तो हमने ये समझी कि हम किसी को अपनी बात मनवाने की ओर अग्रसर हैं, ठीक है। किसी को अपनी बात मनवानी, वो आपका प्रभाव भी हो सकता है, वो आप जोर जबरदस्ती से भी अपनी बात को मनवा सकते हैं। आप में कुछ ऐसी चमत्कारिक, कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति हो सकती है, कुछ आपकी ऐसी करिस्मेटिक पर्सनालिटी ओरिएंटेशन हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी का हुआ करता था, कि आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा देते हैं और बहुत आसानी से वो आपके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, आपकी बातों का वो अनुपालन करने को विवश होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर सत्ता की अवधारणा को समझना, ठीक है। जब हम कह रहे हैं बल प्रयोग है, हमने कहा वो जोर जबरदस्ती से भी हो सकता है, वो आपके प्रभाव में, आपके इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है। जैसे हम एक अपनी सामाजिक व्यवस्था में देखें तो आपने एक संयुक्त परिवार की प्रणाली को समझा। संयुक्त परिवार में हमेशा हम एक कर्ता की, हेड ऑफ द फैमिली की बात करते हैं। आप जानते हैं कि हम सब उसके प्रभाव में होते थे। जो हमारे घर में मौजूद सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होगा, वो भी मेल मेंबर होगा, पुरुष व्यक्ति होगा, उसकी बात को संपूर्ण परिवार में सुना जाएगा। तो वो एक ऐसा परंपरागत हमने ढांचा बना दिया था कि उस प्रभाव को हम कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली, जिसको हम कहेंगे ना कि एक ऑर्गेनिक वे में, बहुत साधारण से प्राकृतिक वे में हम उसको एक्नॉलेज करते थे और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते थे। सत्ता डिफरेंट है, अथॉरिटी डिफरेंट है। अथॉरिटी का मतलब हो जाता है, सत्ता का मतलब हो जाता है कि आप उस शक्ति को वैधानिक स्वरूप दे रहे हैं, आप उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। आप उस शक्ति की जब बात कर रहे हैं, वो शक्ति जो आपके द्वारा बनाई गई नीतियों या आपके निर्णयों या आपकी बातों को दूसरे की ओर, दूसरा जो रिसीविंग एंड पर है, उस छोर पर पहुंचाने के लिए आपने वो वैधानिक प्रकृति सीख कर ली है, आपने उसको जायज स्टेटस दे दिया है। तो हर कोई आपकी उस बात को मान रहा है और वो लार्जर स्केल पर स्वीकार्य है कि आपकी बात मानी जाएगी। थोड़ा सा इसको उदाहरण के स्वरूप में भी समझ सकते हैं हम। जब हम कहते हैं कि लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर है, जब हम कहते हैं कि सत्ता की प्रकृति वैधानिक है, तो हमने अगर आप में वो सत्ता इन्वेस्ट की है, हमने अगर आपकी बात मानने का निर्णय लिया है और उसको हमने लीगलाइज्ड फ्रेमवर्क में स्थापित कर दिया है, लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर दी है, तो उसके बहुत सारे उदाहरण आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक संस्था में काम करते हैं, एक हायरार्की है, अगेन किसी भी संस्था में एक संस्तरण होगा। अगर हम नीचे से शुरू करें तो एक क्लास 4 एम्प्लॉय भी होगा, चपरासी होगा जो अपनी ड्यूटी कर रहा होगा, एक गार्ड होगा जो अपनी ड्यूटी कर रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से एक बाबू होगा, क्लास 3 एम्प्लॉय होगा जो अपनी ड्यूटी कर रहा होगा। टीचर्स होंगे जो अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, और हम सबके ऊपर बैठा हुआ एक प्रिंसिपल होगा जो हमारे सबके लिए कहीं ना कहीं निर्णय ले रहा होगा, और उन निर्णयों को हम बहुत स्वीकार्य भाव में अनुपालन करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे।
इसी तरीके से आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे हमने एक संसदीय जनतंत्र अपनाया है, हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं। जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हमने अपने जो मत देने के अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए अपने लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा आप अपने लिए शासन व्यवस्था सुनिश्चित करवाते हो। दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या है वो? संसदीय जनतंत्र है। आप सीधे भागीदार नहीं हो शासन की व्यवस्था में, गवर्नेंस सिस्टम में, लेकिन आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाएंगे, विधायिका में बैठेंगे, नियम बनाएंगे और नियमों को आप तक पहुंचाया जाएगा और आप उन नियमों का अनुपालन करेंगे। तो हम सत्ता को कैसे समझ रहे हैं? हम सत्ता को लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, और लेजिटिमेसी हमने ही प्रोवाइड करनी है। लेजिटिमेसी कहाँ से आनी है? वो वैधानिकता कहाँ से आनी है? वो वैधानिकता आनी है उस प्रकृति में जिसमें सबका विश्वास होने वाला है, उस प्रकृति से जिसमें सबको उसका निर्णय स्वीकार्य होने वाला है। उनकी बातों को हम किसी भी विवशता में नहीं, किसी जोर दबाव में नहीं, किसी चमत्कारिक जिसको हम कहते हैं शक्ति के अधीन नहीं, किसी परंपरागत मूल्य परंपरा ढांचे के अधीन नहीं, बल्कि उसको हम बहुत लीगलाइज्ड फ्रेमवर्क में बहुत जायज तरीके से वैधानिक प्रकृति के स्वरूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने चर्चा की जो हमारा दूसरा खंड चल रहा है इसमें हमने चर्चा की प्रास्थिति की, स्टेटस की। उसका एक उदाहरण हमने जाति के स्वरूप में उठाया। फिर हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? हम चर्चा कर रहे थे संपदा की, रिसोर्सेज की, और तीसरी चर्चा थी हमारी सत्ता की। थोड़ा सा मैं ध्यान आपका ले जाना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा था प्रारंभिक दौर में कि हम इन तीनों को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा भारतीय समाज बड़े अनूठे अनूठे उदाहरण प्रस्तुत करता है। अनूठे उदाहरण का मतलब है, अगर हम अपने सोशियोलॉजिस्ट की कुछ एम्पिरिकल स्टडीज में जाएं, कुछ उनके क्षेत्रीय अध्ययनों में, आनुभाविक अध्ययनों में जाएं, तो हम देखते हैं कि जैसे आपने बात की कि किसी भी परिस्थिति में जब हम बात कर रहे हैं, जैसे हम आंद्रे बिताई की स्टडी को उठा लें, एक उन्होंने तमिलनाडु में एक गांव था तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, श्रीपुरम करके एक गांव था। उनकी बहुत पॉपुलर किताब है कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, जाति, वर्ग एवं शक्ति, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, ये एक जबरन का ट्रांसलेशन है क्योंकि किताब इज कास्ट, क्लास एंड पावर। वहां पर वो क्या स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और जिसको कि वो विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज में, जो कि एक बड़े स्केल पर बहुतायत से एक ग्रामीण समाज है, ठीक है, हम जिस शहर में रहते हैं वो शहर एक बहुत छोटा अंग है उस पूरे भारतीय समाज का। तो जब हम बात करते हैं कास्ट, क्लास और पावर की, जाति, वर्ग और शक्ति की, तो आंद्रे बिताई इस बात का खास जिक्र करते हैं कि इन तीनों चीजों को हमने इतना घुला मिला देखा है भारतीय समाज में कि इन तीनों को अलग करना, एक दूसरे से विलग करना संभव नहीं हो पाता। जब आप ग्रामीण समाज में जाते थे तो जो जाति उच्च है, जिसकी सांस्कारिक दृष्टि से जो एक रिचुअल हायरार्की में उसकी पोजीशन है, उसी के हिसाब से संपदा का संचय वो करती थी, और उसी के हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं वो पावर, वो सत्ता वेस्टेड हो जाती थी कि लोग उसकी बात मान रहे होते थे। आपने श्रीनिवास के भी अगर फील्ड स्टडीज को रेफर किया है, पढ़ा है, क्षेत्रीय अध्ययनों को, तो वो एक डोमिनेंट कास्ट का भी जिक्र करते हैं, वो एक प्रभु जाति की भी बात करते हैं, उसकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो श्रीनिवास समझाते हैं। अगर उन विशेषताओं पर भी हम फोकस करेंगे तो एक प्रभु जाति क्या होती थी? किसी भी एक छोटे से जियोग्राफिकल टेरिटरी में, अगर हम भौगोलिक परिवेश में बात करें, एक छोटे से गांव के संदर्भ में हम बात करें, तो एक प्रभु जाति कौन होती थी? उसके दो चार लक्षण, दो चार क्या कई लक्षण वो गिनाते हैं। दो चार को हम समझने का अगर प्रयास करें तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसका मतलब है कि आपकी जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, संख्या आपकी अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके पास भू संपत्ति अधिक होनी चाहिए, तब वो डोमिनेंट कास्ट कहलाती थी, वो प्रभु जाति होगी। और प्रभु जो वर्ड है वो प्रभुत्व को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, डोमिनेंस को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो आपके पास संख्या बल भी था, आपके पास भू संपत्ति भी थी, और आपके पास उसी के चलते, जब आपके पास भू संपत्ति है तो ग्रामीण समाज में आप खेती से ही आजीविका अर्जन करने वाले हैं, तो आपके पास संपदा का संचय आने वाला है, और उसी के साथ आने वाली है आपके पास वो राजनीतिक शक्ति। तो ये सारी चीजें, चाहे हम आंद्रे बिताई के आनुभाविक अध्ययनों को उठाकर देख लें, जहां पर वो कास्ट, क्लास और पावर की बात करते हैं,
जिनको अलग नहीं किया जा पा रहा है भारतीय समाज में एक दूसरे से। चाहे हम एम एन श्रीनिवास की बात कर लें, जो कि बाद में हम चर्चा करेंगे संस्कृताइजेशन की, यहाँ पर अभी ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जाति के भी कॉन्सेप्ट्स में हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ, अभिप्राय क्या हुआ कि हम प्रास्थिति को, हम संपदा को, हम सत्ता को कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ देख रहे हैं जब हम भारतीय सामाजिक ढांचे की बात करते हैं। तो दो चीजें, दो खंडों की चर्चा हम कर चुके हैं, जहां पर हम बात कर चुके हैं कि हमारा सामाजिक स्तरीकरण क्या है, उसका अर्थ, उसका अभिप्राय भी हमने समझा। उद्विकासीय क्रम में एक प्रक्रिया के रूप में भी हमने उसको देखा कि कैसे उसका उद्भव होता है। दूसरे खंड में हमारी चर्चा केंद्रित थी संयोजी सिद्धांतों में, जिसमें प्रमुखता 3 की चर्चा हमने की, प्रास्थिति, संपदा और सत्ता। तीसरे खंड पर आ जाते हैं, हमारे आधे घंटे का समय लगभग व्यतीत हो गया है। तीसरे खंड में हमने आपसे जैसा जिक्र किया था कि हम जाति के बारे में भी बात करेंगे विस्तार से, हम वर्ग की भी चर्चा करेंगे, जितना हमारा समय अलाउ करता है उतने विस्तार से। साथ ही साथ हम सामाजिक गतिशीलता के आयामों की भी चर्चा करेंगे, और एक मैंने पहले ही जिक्र किया, आपके स्टडी मटेरियल में वो दिया हुआ है, इसलिए वहां पे चर्चा केंद्रित होगी। वो है लुई ड्यूमा की हायरार्किकल ऑर्डरिंग, क्रम परंपरा का सिद्धांत। तो शुरुआत कर लेते हैं जाति से। अगर हमको जाति को समझना है तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने उस पूरे उद्विकास के क्रम में, जहां पर आज अगर हम खड़े हैं 21वीं शताब्दी में, लगभग एक क्वार्टर हम पूरा कर चुके हैं। अगर हम कहें 21वीं शताब्दी का लगभग 24 साल हो गए हैं, 25वां साल आने को है नई शताब्दी का, 21वीं शताब्दी का। तो हम आज से अगर पहले देखेंगे तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व की हमारी मानवीय सभ्यता है, जहां पर हम जिक्र करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां पर हम बात करते थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता का। उसके बाद जो हमारा पीरियड आता है उसको हम कहते थे वैदिक पीरियड। अब यहाँ पर पूरा इतिहास का क्रम बताने की जरूरत नहीं है, वो आप चर्चाएं इतिहास के क्लासेस में आपके टीचर जरूर करते होंगे आपसे। मैं आपको जाति को समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रही थी। तो जाति का जन्म जो है, उसके लिए जो ओरिजिन है, दैट इज वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था को अगर हमें समझना है तो हमें उस वैदिक पीरियड में जाना पड़ता है, वेदों की रचना के उस काल में जाना पड़ता है। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, एक बहुत आदर्श प्रारूप में हम उसको देखते थे। वर्णा जो शब्द है उसको संस्कृत के हम व्रा धातु से लेते हैं। उसका अर्थ आपकी चुनाव करने से, आपके सिलेक्शन करने से, आपके वर्ण करने से भी लगाया जाता है। उसका अर्थ आपकी वृत्ति से भी लगाया जाता है। वृत्ति इज स्वभाव, आपका टेम्परामेंट, आपकी टेंडेंसी, आपका नेचर। तो जब हम बात करते थे वर्णा सिस्टम की, हमने कहा कि वो एक आदर्श प्रारूप की एक हमारी व्यवस्था थी, जिस हिसाब से समाज हमको उस समय चतुर्वर्णों में विभाजित दिखता था। एक हम ब्राह्मण वर्ण की चर्चा करते थे, तत्पश्चात हम क्षत्रिय वर्ण की चर्चा करते थे, हम वैश्य वर्ण की चर्चा करते थे, और उसके नीचे उतर जाते थे तो हम शूद्र वर्ण की चर्चा करते थे। उसके पश्चात हमने एक 5वें वर्ण को भी अंतमा करके संबोधित किया, उसकी भी चर्चा हम करते थे। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये आदर्श प्रारूप था, हमने कहा उस शब्द का शाब्दिक अर्थ आप वृत्ति से, चुनाव से लगा सकते हैं। तो आप जिस प्रकार का, जैसे हम जानते हैं, ये हम वापस एक बार दोहरा देते हैं, आमूमन हम समझते हैं कि ब्राह्मण वर्ण का सदस्य क्या करता था, वो पूजा पाठ का काम करता था, वो अध्ययन अध्यापन का काम करता था। क्षत्रिय वर्ण का सदस्य जो है वो बेसिकली सैन्य का, प्रशासन का काम करता था। वैश्य वर्ण का जो व्यक्ति होता था वो बाजार की गतिविधियों में कहीं ना कहीं कार्यरत होता था। शूद्र वर्ण को हमने बहुतेरे काम दे रखे थे, अलग अलग जो वर्ण थे उनकी सेवाओं से संबंधित काम थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे जहां पर वो अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे होते थे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि एक आदर्श प्रारूप था, तो बहुत आदर्श व्यवस्था में हम उसको देखते थे। आपने अपनी वृत्ति के अनुसार जिस एक व्यवसाय का चुनाव किया, आपने जो कुछ भी चूज किया वो आपने किया, जैसे कि आज के मॉडर्न डे सिस्टम में भी तो होता है। आप जो चाहते हैं आप वैसी नौकरी ही तो करते हैं, अलबत्ते कि आप उस नौकरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हो। आप जो करना चाहते हैं उसकी कोई रोक टोक नहीं है, कम से कम वैधानिक परिप्रेक्ष्य में हम उसको रोक नहीं रहे हैं। हम आपको आपकी काबिलियत पर छोड़ रहे हैं। आप अगर वो अपने अंदर योग्यता, वो कुशलता, वो क्षमता आप अपने अंदर नर्चर कर लें, आप
आसानी से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लेते थे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी वर्ण व्यवस्था थी। आपने जो चाहा, आपके जो वृत्ति के अनुसार आपका जिस ओर झुकाव हुआ, आपने जो चाहा, उसको अगर आपने हासिल किया, आपने प्राप्त किया, आप उस एक वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर लेते थे, ठीक है। आपने अगर पठन-पाठन में जाना है, पूजा-पाठ में जाना है, आप ब्राह्मण वर्ण के सदस्य हो जाएँगे। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपने सैन्य व्यवस्था में इंडल्ज करना है, आपने प्रशासन में जाना है, तो आप क्षत्रिय वर्ण के सदस्य हैं और ठीक इसी तरीके से आप आगे के वर्णों की भी सदस्यता प्राप्त कर सकते थे। जब हम किसी भी एक बड़ी मानवीय प्रवृत्ति है, जब किसी भी व्यवस्था में हम एक ऐसा दौर देखते हैं और वो भी अगेन एक समाज की प्रकृति होती है। जैसे हमारे भारतीय समाज की प्रकृति को अगर हम विश्लेषित करें तो वो एक रिलीजियसली डोमिनेटेड सोसाइटी थी, रिलीजन बेस्ड सोसाइटी थी, धर्म प्रधान समाज था। तो बड़ा एक स्वभावगत जो एक टेम्परामेंटल जो एक समाज का इंक्लिनेशन बनता है, झुकाव बनता है, वो ये बन जाता है कि चूँकि हम धर्म को डे टू डे लाइफ में देख रहे थे उसका दखल, तो जो लोग आप कह सकते हैं कि जो लोग पूजा अर्चना और इन क्रियाओं से संबंधित थे, समाज में स्वाभाविक रूप से नेचुरली उनको हमने एक हायर पेडेस्टल पर स्थापित कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगेन एक मानवीय प्रवृत्ति, एक मानवीय जो नेचर है वो फोरप्ले में आ जाता है कि मान लीजिए आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, आप कभी नहीं चाहेंगे कि अब ये व्यवस्था बदले, दूसरा कोई मॉनिटर बने, ये आपको बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि आपका चल रहा है सब कुछ, राबा-ढाबा आपका ही बना हुआ है। तो आप उस स्टेटस को, उस स्थिति को आप बनाए रखना चाहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, बड़ी एक आदर्श व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था में जब ब्राह्मणों को एक हायर पेडेस्टल पे, हम एक ऊपर वाली सुप्रीम पोजीशन पे, श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचा देते हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कास्ट के इमर्जेंस की, मैं एक पे फोकस कर रही हूँ। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये होता है कि वो ब्राह्मण जो वर्ण था, उसके जो सदस्य थे, वो उसको थोड़ा सा एक सिर्फ और सिर्फ अपना वहां पर दखल चाहने लगे। उन्हें लगा कि जब हर कोई ये करने लगेगा तो फिर जो हमारी श्रेष्ठता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। और उस श्रेष्ठता को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बड़ी चतुर युक्तियां बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने 20 तरीके के प्रतिबंध लगा दिए, 20 तरीके के रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने शुरू कर दिए। जब हम जाति को समझेंगे आगे तो हम उसकी विशेषताएं जब घुरिए की डिस्कस करेंगे तो हम समझ लेंगे। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था थी, वो एक आदर्श व्यवस्था थी, अगर हम उसको स्तरों में विभक्तिकरण का एक प्रतिमान मान रहे हैं तो। लेकिन वो एक अपने जिसको कहेंगे ना कुरूप प्रकृति में आ गया, एक डिफॉर्म्ड स्टेट में आ जाता है जैसे जैसे हम पोस्ट वैदिक पीरियड में कदम रखते हैं। तो जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, वहां पर उसी वर्णा सिस्टम को हम जाति व्यवस्था में बदलता देखते हैं। एंड यहाँ पर भी जो पॉइंट आपके लिए नोटिसिएबल है, जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए, वर्णा तो सिर्फ 4 थे, 5वें का जिक्र भी हम कर लेते थे। जातियां तो आपने लगभग 4000 बना दी। उसका मतलब था कि आपने इतनी समाज में बाध्यताएं, नियम कानून, उनके उल्लंघनों से जुड़ी हुई दंडात्मक कार्रवाइयां, ये सब कुछ आप लेकर आए सिर्फ अपनी श्रेष्ठता को बचाए रखने के लिए, ठीक है। तो इन सभी चीजों के सापेक्ष हम देखते हैं कि वही वर्णा सिस्टम जो एक बड़े आदर्श प्रारूप में स्थापित था हमारे समाज में वैदिक पीरियड में, वो वर्णा सिस्टम एक कुरूप अवस्था में जाकर स्थापित हो जाता है हमारे पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। अब कुरूप होने की बात तो हम कर रहे हैं, हम यहाँ समझ लेते हैं, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने जाति को समझाने का प्रयास किया। मैंने पहले भी आपको एक डेफिनेशन बताई थी मजूमदार मदान की, कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। उससे आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हम उसमें एक इंसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम घुरिये की ओर चलते हैं, जीएस घुरिये, जिनको आप भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी मानते हैं, ठीक है। आप जब बात कर रहे हैं जीएस घुरिये के जातिगत परिप्रेक्ष्य की, तो उन्होंने 5-6 बिंदुओं के माध्यम से जाति की पूरी संरचना को आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले वो कहते हैं कि जाति क्या है? समाज का एक खंडनात्मक विभाजन है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। समाज को अलग अलग खंडों में बांट दिया जाति ने, हर एक खंड का पद, प्रास्थिति, उसका कार्य, प्रतिष्ठा सब सुनिश्चित कर दी, ठीक है। दूसरे बिंदुओं में वो चर्चा करते हैं कि जाति एक संस्तरणात्मक व्यवस्था है, एक हायरार्किकल सिस्टम है, ठीक है।
अब थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा भेद है, अंतर है जो आपको समझना होगा कि जब हम कहते हैं कि समाज को खंडों में बांट दिया, हम ये भी समझ सकते हैं कि वो एक सामान्य विभाजन है। ठीक है, हमारे सामने एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, हमने 4 भागों में उनको बांट दिया बगैर कोई बहुत सोच विचार के। हमने कहा ये आगे बैठे वाले एक ग्रुप हो गए, पीछे बैठे वाले दूसरा ग्रुप, दाएं हाथ बैठे वाले तीसरा ग्रुप, उसमें भी जो पीछे बैठे हैं वो चौथा ग्रुप। क्या है, हमने कोई क्राइटेरिया, कोई मानक नहीं डिसाइड किया है, हमने सिर्फ एक सिंपल प्लेन डिवीजन कर दिया है, समाज को खंडों में जैसे हम बांट रहे थे। जब हम कहते हैं कि एक संस्तरणात्मक व्यवस्था है, तो वहां पर जो हमने शुरू में ही जिक्र किया था जब हम संस्तरण की बात कर रहे थे, कि हम एक क्रमबद्ध संस्तरण की बात करते हैं, हम उच्चता और निम्नता की बात करने लगते हैं, हम एक ग्रेडेड हायरार्की की बात करने लगते हैं। किसी को तो हमने एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित देखने लगते हैं और कुछ को हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित देखने लगते हैं। वो उच्चता और निम्नता के जो गुण हैं, जो तत्व हैं, वो समाहित होने लगते हैं। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि जाति क्या है, समाज का एक संस्तरणात्मक विभाजन है। हम जब रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो जाति में जो सबसे बड़ा एक उसका फोकल पॉइंट बताया जाता था, जो एसेंस बताया जाता था जाति व्यवस्था का, वो था अंतर्विवाह का नियम, एंडोगैमी। तो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जो कि आप आज की तारीख में भी उसको विस्थापित नहीं कर पाए। अगर हम एक समाजशास्त्री होने के नाते इस बिंदु पर चर्चा करें तो हम उसको विस्थापित नहीं कर पाए। प्रैक्टिकली हम उसको हटा चुके हैं कि अब हमारे पास कानून है, विधान है, जो जाति जहाँ चाहती है, जिस जाति में वो वहाँ शादी कर सकती है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो हो रहा है? आप सोचिए, सदियों पुरानी व्यवस्था जो माइंडसेट में इंट्रेंच्ड थी, वो आज तक हम हिला नहीं पाए। ठीक है, तो हमने वहां पर अंतर्विवाह का नियम भी लागू कर दिया, और वो नियम लागू करने का पीछे का जो ध्येय था, जो उद्देश्य था, अगर दो जाति के लोग आपस में विवाह करेंगे तो जो संतान होगी वो आप मानकर चलिए एक हाइब्रिड संतान होगी, वर्ण संकर प्रजाति होगी। किस जाति की उसको माने, जाति का मिश्रण हो गया तो फिर तो सारी जाति की व्यवस्था ही धराशायी हो गई। चौथी जो चीज उन्होंने की वो थी वंशानुगत व्यवसाय की परंपरा, उसको भी उन्होंने बहुत प्रभावी तौर पर लागू किया। कहने का मतलब, हर एक जाति का व्यवसाय तय था कि आप कहार हैं तो आप पानी भरेंगे, आप धोबी हैं तो आप कपड़े धोएंगे, आप नाई हैं तो आप बाल बनाएंगे, और आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ जो संतान आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करने वाली। तो कुछ ऐसी थी हमारी जाति, और कुछ ऐसी थी हमारी जाति से जुड़ी हुई जो हमारी सामाजिक स्तरीकरण की परंपरा थी, जो एक व्यवस्था थी, जहां पर सबसे प्रमुख क्या था कि हमने उसी जाति के भीतर हमने पवित्रता और अपवित्रता की धारणाओं को भी जोड़ दिया। हमने उसी हिसाब से समाज में विशेषाधिकारों को और निर्योग्यताओं को भी स्थापित कर दिया। जो समाज में उच्च जाति के थे उनको आपने हर प्रकार का विशेषाधिकार दिया, पठन पाठन का, अध्ययन अध्यापन का, संस्कारों को संपादित करने का, और जो आपकी बॉटम मोस्ट स्ट्रेटा की निम्नतम जातियां थी उनको आपने अधिकार तो छोड़िए, आपने उनको निर्योग्यताओं के हवाले कर दिया। तो ये थी हमारी जाति। थोड़ा सा समय सीमा हमारी बाधित कर रही है, तो चर्चा को हम थोड़ा वर्ग की ओर मोड़ देते हैं। वर्ग क्या है? वर्ग को भी हम एक दो समाजशास्त्रियों के संदर्भ में अगर समझ लें कि वर्ग क्या है। मैक्स वेबर वर्ग को मार्केट के टर्म्स में कंसेप्चुलाइज करते हैं, बाजार के संदर्भ में वो वर्ग की चर्चा करते हैं। कैसे? जब आप बाजार में जाते हो तो आप, बाजार का मतलब है एक बाजार की अर्थव्यवस्था में जाते हो, तो आप सबसे अधिक प्रतिफल प्राप्त करने की कोशिश करते हो। रेम्यूनरेशन आपका ज्यादा से ज्यादा हो, ये प्रयास आपका होता है, और प्रतिफल आपको ज्यादा चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपकी योग्यता और कुशलता का पैमाना वहां पर आ जाएगा। आपको कॉम्पीट करना होगा योग्य और कुशल व्यक्तियों के साथ उस प्रतिफल को हासिल करने के लिए। प्रतियोगिता है, आप उस प्रतियोगिता में इंडल्ज कर रहे हैं, अगर आप आगे निकल जाते हैं तो आप उस प्रतिफल के हकदार होंगे। तो मैक्स वेबर अगर बाजार के संदर्भ में परिभाषित कर रहे हैं वर्ग को, तो उनका मतलब है कि जो योग्यता और कुशलता के पैमानों पर खरा उतर रहा है, बाजार सबसे अधिक प्रतिफल उसको देगा, रेम्यूनरेशन उसका सबसे अधिक होगा। और इस प्रकार से आप वर्गों को अलग अलग प्रकार से उस वर्गीय ढांचे में स्थापित कर देते हो। जैसे मैंने अभी भी आपको एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए हमने एक क्लास का उदाहरण लिया, या मान लीजिए हमने एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का उदाहरण लिया, हम एक मान लेते हैं कि एक कंपनी का उदाहरण ले लेते हैं। वर्ग को समझ सकते हैं आप बहुत आसानी से कि एक जो सीईओ होगा उसकी योग्यता कुशलता भी सबसे अधिक होगी, उसकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी सबसे अधिक होंगी, उद्यमिता का जो उसका प्रतिमान होगा वो भी सबसे अधिक होगा। तो उसको जो पैकेज मिलेगा, उसको जो प्रतिफल मिलेगा वो सबसे अधिक होगा।
और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले होंगे उनको आप मिनिमम पैकेज में निम्नतम वर्ग में अवस्थित कर देंगे। अगर हम वर्ग की चर्चा को थोड़ा सा आज के टर्मिनोलॉजी में समझ लें, बहुत एक हमारे नामचीन समाजशास्त्री हैं दीपांकर गुप्ता, हैं अभी वो वयोवृद्ध हो गए हैं वो, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इन सभी चीज़ों पर, चाहे वो जाति हो चाहे वो वर्ग हो। वो वर्ग को उपभोग के साथ जोड़ देते हैं, वो वर्ग को कंजम्पशन के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी रोल किसका आ जाता है? उपभोग आप अच्छे से अच्छे आइटम का, जिसको हम वैभव विलासिता की चीजें कहते हैं, उसका उपभोग आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास पूंजी होगी, जब आपके पास पैसा होगा, जब आप संसाधन युक्त होंगे, तभी तो आप उन चीजों का उपभोग कर पाएंगे। तो जब हम उपभोग के प्रतिमानों को स्थापित कर देते हैं, तो जो अधिक से अधिक उपभोग कर रहा है वो ऊपर वाले वर्ग में जाएगा, जो उपभोग के लिए आवश्यकता वाली वस्तुओं का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा है वो निम्नतम वर्ग में जाएगा, और बीच के वर्गों में अन्य लोग अवस्थित हो जाएंगे संसाधन और उपभोग के अपने प्रतिमानों के अनुसार। तो वर्ग में आपने और जाति में डिफरेंस क्या देखा? अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें, जाति को आपने प्रदत्त प्रकृति का माना, वर्ग को आपने अर्जित प्रकृति का माना। यहीं से चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ा देते हैं, इस खंड का समय हमारा सीमा लगभग समाप्त हो रही है। तो हम गतिशीलता की भी बात कर रहे थे कि सामाजिक गतिशीलता का भी एक वर्णन आता है आपके स्टडी मटेरियल में। जब हम सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि आज जाति के भीतर भी हम बदलाव देख रहे हैं। स्वतंत्रता के उस समय से और आज का दौर, जब हम अपने 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं आज़ादी के, तो हम शुरुआती दौर में ही ये प्रयास देखना प्रारंभ कर देते हैं जिसका जिक्र श्रीनिवास ने किया, जैसे संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन। हर वो प्रयास एक निम्न जाति कर रही है जो वो उच्च जाति की तरह पद, प्रतिष्ठा और सम्मान पा सके। यही था संस्कृतिकरण। इसको आप समझ सकते हैं कि वो जीवन के तौर तरीके भी अपना रही है, उनके मूल्य भी अपना रही है, वो क्या कुछ करते हैं जिन्होंने समाज में उनको एक पद प्रतिष्ठा दिया है, किन कारणों से दिया है, वो सारे प्रयास एक निम्न जाति अपने अंदर ला रही है। ऐसा उन्होंने कई एक कूर्ग के इलाकों में देखा, जिसको अपनी स्टडी में उन्होंने विश्लेषित करने का प्रयास किया। तो जब हम संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया को देखते हैं, उसी के साथ साथ हम जब ब्रिटिश का आगमन होता है, जब बहुत सारा वो आप कह सकते हैं कि उनके साथ पश्चिमी मूल्य आते हैं, और हम हमेशा उसको निगेटिविटी में नहीं देख सकते। पश्चिमी मूल्य को निगेटिविटी में देखने का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि हम उसको किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिवली अगर एनालाइज करें, हम थोड़ा सा उसको उस तरीके से देखने की कोशिश करें कि एक समाज में खुलापन भी लेकर आता है। हमने अपने संविधान में, आप जानते हैं कि अपने संविधान हमने अलग अलग जगह से, जो संविधान में हमें अच्छा लगा वहाँ से बोरो करके हमने अपना संविधान बनाया। हमने वो हर प्रयास किया कि संविधान में हम सामाजिक असमानता को समाप्त करें। आगे बढ़कर हमने ये भी प्रावधान बनाए कि जिनको हमने सदियों तक एक्सप्लॉइट किया, जिनका हमने शोषण किया, अब आगे बढ़कर उनको हम विशेष प्रावधान दें। आप जानते हैं वो आरक्षण के फॉर्म में हमारे संविधान में वर्णित हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में आरक्षण हो, हायर एजुकेशन में आरक्षण हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण हो, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में आरक्षण हो। तो जब हम थोड़ा सा एक पश्चिमीकरण की लहर देखते हैं, पश्चिमी मूल्यों का प्रचार प्रसार देखते हैं, तो ये भी एक बदलाव आ रहा है हमारे समाज में। लुई ड्यूमा थोड़ा सा एक जो जिक्र करते हैं जाति के बारे में, तो हमने समझ लिया, जीएस घुरिये के माध्यम से भी समझ लिया, चूंकि आपके स्टडी मटेरियल में क्रम परंपरा के सिद्धांत का वर्णन है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लुई ड्यूमा एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, फ्रांस के थे वो समाजशास्त्री। उनकी बड़ी एक दिलचस्पी थी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, क्योंकि जाति को वो इतना अनूठा पाते थे। उन्हें लगा कि जाति जैसा तो किसी समाज में कुछ है ही नहीं। वो उसको देखते कैसे थे? वो उसको पवित्रता और अपवित्रता के टर्म्स में देखते थे कि कुछ एक व्यवसाय हैं जिनको आपने बड़ा सैक्रेड, बड़ा डिवाइन, बड़ा पवित्र इन नेचर माना है, और कुछ एक व्यवसायों को आपने समाज में एकदम घृणित, प्रदूषित प्रकृति का मान लिया है। और यही चीजें निर्धारित कर रही थी कि इस समाज में अलगाव बढ़ रहा था, सामाजिक दूरी बढ़ रही थी, जिसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। दूसरी एक बात जो बहुत एम्फेसाइज करते हैं लुई ड्यूमा, वो इस बात को कहते हैं कि आप जब जाति को लुई ड्यूमा के संदर्भ में देख रहे हैं तो पवित्रता भी है, अपवित्रता भी है, समाज में उसी के दम पर एक सामाजिक दूरी भी है, और जाति सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्लूसिव अकरेंस है ऑफ इंडियन सिस्टम, इंडियन सोशल सिस्टम। आप ऐसी कोई भी व्यवस्था, आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप ऐसी कोई भी व्यवस्था
दुनिया के किसी कोने में नहीं पाएंगे। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि जाति जो इतने लंबे दौर से चल रही थी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी रही होंगी, और हम आज भी उस जाति से अपने को अलग तो नहीं करते। हम मान लेते हैं कि हमारे लिए वो गाइडेड पैरामीटर नहीं है, गाइडेड फोर्स नहीं है, बट हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जाति अडैप्ट कर रही है। जाति में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ओरिएंटेशंस के साथ वो बदलाव लेकर आ रही है। तो यही चर्चा थी जो आपके तीसरे खंड में आपने जाति के संदर्भ में, वर्ग के संदर्भ में, सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में, या लुई ड्यूमा के हायरार्किकल ऑर्डरिंग के सिद्धांत के संदर्भ में समझी। चौथे पड़ाव की ओर बढ़ जाते हैं, जो हमारा अंतिम पड़ाव है, जिसमें हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है कि भारतीय सामाजिक ढांचा जो है, उसमें मार्क्सवादी उपागम क्या कुछ लेकर आता है। मार्क्स, आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स एक बहुत नामी गिरामी नाम है समाजशास्त्र में, और समाजशास्त्र क्या, उनका जिक्र हर तरफ है। अर्थशास्त्र में भी उनकी बात होती है, राजनीति शास्त्र में भी उनकी बात होती है। कार्ल मार्क्स के जो एसेंस को अगर हम देखने की कोशिश करें, उनका हम अगर सार लेने की, एक्सट्रैक्ट करने की हम कोशिश करें, तो कार्ल मार्क्स बहुत जोर देते हैं उत्पादन के साधनों पर अधिकार की। जब वो कहते हैं कि चाहे वो उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे वो उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, वो हमेशा फोकस उनका केंद्रित है किस पर, कि उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका है और उत्पादन के साधनों के कंट्रोल में कौन नहीं है। जो कि दो वर्गों के, दो पोलर अपोजिट्स की वो बात करते हैं, दो ध्रुवों पर दो वर्गों को वो विश्लेषित करते हैं। एक को वो कहते हैं कि बुर्जुआ है, जिसको आप आज की भाषा में अगर कहें तो पूंजीपति है, जो उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार रखता है। सारा मुनाफा किसके पास केंद्रित होने वाला है? उसी के पास। जो एक उद्यमिता है वो लेकर आ रहा है, जो नयापन है, जो क्या खड़ा करना है, कौन सी फैक्ट्री लगा देनी है, कौन से एंटरप्राइज सेटअप करने हैं, किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग होनी है, वो सारा डिसीजन मेकिंग उसका है। उसके अलावा जो हमने निम्नतम स्तर पर अवस्थित किया है, जो ध्रुव हमारा नीचे की ओर है, जो दूसरा पोलर अपोजिट है, उसमें हम बात कर रहे हैं उस श्रमिक वर्ग की जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ काम पर लगाया है। जितना कुछ वो सरप्लस में आपके पास दे रहा है, अपना आप उससे ओवर टाइम भी करा रहे हो, लेकिन जो मुनाफा आपके पास आ रहा है वो सीधे के सीधे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, केंद्रित हो जा रहा है किसके हाथों में? पूंजीपति के हाथों में। तो कार्ल मार्क्स बात करते हैं एक पूंजीपति वर्ग की, जिसको वो बुर्जुआ कहते हैं, बर्जियोस कहते हैं, और एक सर्वहारा वर्ग की, जिसको वो प्रोलेटेरिएट कहते हैं। हमारे लिए यहाँ समझने का उद्देश्य क्या है? हम अगेन उसको जोड़ देंगे जहां हम शुरू में ही चले थे, कि ये सब कुछ कब आता है? जब तकनीक का आगमन होता है, जब पूंजीवादी समाज आ रहा है। ठीक है, जब पूंजीवादी समाज आ रहा है, तो अगर हम कृषि की अर्थव्यवस्था है, अगर हम अपना एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर देखें, ग्रामीण कृषक वर्ग संरचना देखें, तो भी हम देखेंगे कि हम जब कृषि में तकनीक का साथ पाते हैं, तो वर्गों की एक संरचना उभरती है। हम एक कह सकते हैं कि एक बड़े भूस्वामी का कृषक वर्ग होता है। अगेन हम निम्नतम स्तर पर चले जाएं तो एक भूमिहीन श्रमिक है। बीच के स्तरों में अगेन हम बहुत सारे किसानों को अलग अलग लेवल पर अवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? एक तकनीक का हमने साथ पाया, जो कि हमारे जुड़े हुए थे मोड्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, उत्पादन के साधन या उत्पादन के अभिकरणों से। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आज के औद्योगिक नगरीय समाज में वर्ग संरचना को देख लें, तो वहां पर भी कार्ल मार्क्स का प्रभाव हमें दिखाई देगा। वो कार्ल मार्क्स का प्रभाव कैसे दिखाई देगा? आप सबसे ऊपर किसको देखेंगे? एक पूंजीपति को देखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे, अलग अलग प्रकार के आपके ट्रेडर्स होंगे, जिसको आप व्यापारी वर्ग कह सकते हैं। फिर आप आ जाएंगे और नीचे उतरेंगे तो एक सर्विस क्लास भी होगा। उसके नीचे आप आ जाएंगे तो थोड़ा एक जिसको हम कहते हैं अर्ध कुशल श्रमिक होगा, सेमी स्किल्ड लेबरर होगा। और निम्नतम स्तर पर यहाँ पर भी कौन अवस्थित होगा? एक अनस्किल्ड लेबर क्लास अवस्थित होगा, जिसको अकुशल श्रमिक बोलते हैं, जिसके अंदर कोई कुशलता, कोई योग्यता, कोई दक्षता नहीं है। वो बस ऐसे ही ईटा ढो के अपना काम चला रहा है। किसी भी प्रकार का जो अकुशल नेचर का, अकुशल प्रकृति का काम है, वो आप उससे करा लो, और एक जिसको कहते हैं ना डेली वेजेस के हिसाब से आप उसको एक पैसा, रुपया, भत्ता, जो भी आप कह लो, वो आप इसको दे लेते हो। तो जब हम मार्क्सवादी उपागम में सामाजिक स्तरीकरण को स्थापित कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक वर्ग की संरचना उभर रही है इस मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के मद्देनजर, इस मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के भीतर। ठीक है, इसी में एक चर्चा आपके सिलेबस में की गई है, स्थिति का सार। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, वहां से ये कनेक्टेड है। यहाँ पर जाति और वर्ग की बात होती है। ठीक है,
जाति और वर्ग की बात होती है, जहाँ पर हम बार-बार कहते हैं कि जाति क्या है, वो प्रदत्त प्रकृति की है और जाति का नेचर क्या है, वो समूहवादी नेचर की है, वो समूहवादी प्रकृति की है। जाति में आपको समूह में अवस्थित कर दिया गया है, आपको एक जाति में अवस्थित कर दिया गया है और जैसा मैंने पहले कहा, उसी की हिसाब से आपकी समाज में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सुनिश्चित होने वाला है। आपका इस पे कोई ज़ोर नहीं चलने वाला था। लेकिन ठीक इसी के उल्टा जब स्थिति के सार में हम बात कर रहे थे वर्ग की, तो वर्ग क्या है, वो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स को इम्पोर्टेंस देता है। वर्ग जो है वो आपकी व्यक्तिवादिता को इम्पोर्टेंस दे रहा है। व्यक्तिवादिता शब्द शायद नहीं उपयोग में आएगा, बट इंडिविजुअल ट्रेट्स को इम्पोर्टेंस दे रहा है। आपको किसी समूह में सदस्यता, ठीक है, एक आपका अपर क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है, बट यहाँ पर एट्रीब्यूट जो ड्राइव कर रहे हैं, जो आपको पुश कर रहे हैं, जो आपको फोर्स दे रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने की एक कह लीजिए मोटिवेशन दे रहे हैं, वो आपके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं। वो अर्जित प्रकृति का होने वाला है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे कि जाति को हम समझ रहे हैं स्थिति का सार में और जब हम वर्ग को समझ रहे हैं, तो आज हम अगेन एक कहीं ना कहीं हर एक चीज का कनेक्शन है। तो अगेन हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी स्टेज में जहां पर हम कह रहे हैं कि समाज में बदलाव आ रहा है। निश्चित तौर पर समाज में बदलाव आ रहा है, उसको आप झुटला नहीं सकते। और आज के युग में, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कि आज के युग में बदलाव ज़्यादा तीव्र है, बदलाव ज़्यादा हार्ड हिटिंग है। वही बदलाव अगर हम अपने बचपन के दौर को एनालाइज करें, आज से अगर हम 40 साल पहले चले जाएं, तो वो बदलाव इतने तीव्र नहीं थे। लेकिन एक चीज़ मुझे आज भी याद है, वो दौर एक आया, जो दौर था 1990s का। मैं ये इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो दौर था 1991 में, अगर आप जानते हो तो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ठीक है, आर्थिक सुधार लेकर आते हैं, जिसको हम एक एक्रोनिम से संप्रेषित करते हैं। हम बोलते थे कि वो एलपीजी रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में अगर कहें, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वो दौर चला 1990 के दशकों से और वो दौर इतना बड़ा बदलाव लेकर आ रहा था, जिसको हम समाजशास्त्रीय भाषा में कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन लेकर आ रहा था, रेडिकल चेंजेस लेकर आ रहा था। आप आज पेप्सी, कोला ये सब पीते हैं, आज आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं, ये सब बदलाव वहां से शुरू हो गया जब हमने दुनिया को एक वैश्विक गांव मान लिया, जब दुनिया को हमने एक ग्लोबल विलेज की अवधारणा में कैद कर दिया। दूरियां नहीं थी, अब दूरियां नहीं थी, है ना। आप कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू जुड़ चुके थे, आप एडवांस्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जुड़ चुके थे, क्योंकि आपके पास संचार का, आपके पास परिवहन का इतना उन्नत साधन था, संसाधन था, कि आप देश दुनिया के समाज से कनेक्ट कर रहे थे। निश्चित तौर पर बदलावों का जो एक गति थी, बदलावों का जो एक आप कह सकते हैं आवेग था, फोर्स था, वो ज्यादा था, ठीक है। और वो जब बदलाव हम समाज में देखते हैं, तो हम आज के संदर्भ में जब उसको विश्लेषित करते हैं, भारतीय सामाजिक ढांचे को जब हम देखते हैं, और जो आपके स्टडी मटेरियल में, इस यूनिट में जो लास्टली जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड क्या है, भविष्य में वो किस तरफ जाने वाला है। वहाँ पर ये भी दिया गया है कि एक सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं योग्यता और कुशलता से, स्पेशलाइजेशन के दौर से, विशेषीकरण, ठीक है। विशेषीकरण जो पहले भी था, लेकिन वो जाति के संदर्भ में था, आपको वो पेशा सिखा दिया जाता था और आप विवश थे अपनी ही उस पेशे को अपनाने के लिए। आपके पास कोई स्वतंत्रता, कोई आज़ादी नहीं थी किसी भी पेशे को अपना लेने की। तो वो प्रदत्त प्रास्थिति थी, एस्क्राइब्ड आपके लिए प्रास्थिति थी। आज जब आप निकलते हैं मार्केट में, तो आप, मैंने कहा कि आप, यू आर बॉर्न पुअर बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई पुअर। आप अपने मिनिमल संसाधनों में, आपके लिए स्टेट ने ये व्यवस्था की है, राष्ट्र ने ये व्यवस्था की है राज्य के स्वरूप में, कि आपके पास हर वो अवसर मौजूद है, हर वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप अपने को बेहतर बना सकते हैं। आप उसको अर्जित करिए, उस अचीव्ड स्टेटस को प्राप्त करिए। कहने का मतलब, आपको कोई बाय बर्थ कुछ नहीं देने वाला है, आप सब कुछ आज अर्जित कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है अगर हम बात करें सामाजिक स्तरीकरण की। हम जब बात कर रहे थे कि प्रदत्त प्रास्थिति को हम महत्व देते थे, तो वो एक आपका सरल समाज था, वो आपका एक परंपरागत समाज था, जैसे हमने अपने भारतीय समाज के संदर्भ में भी उस चीज को देखा।
और जब हम बात करते हैं आज के संदर्भ में, तो हम बात कर रहे हैं कि आज हम अर्जित परिस्थिति को महत्व दे रहे हैं, अचीव्ड स्टेटस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और वो अचीव्ड स्टेटस इन टर्न किस पर निर्भर करता है? आपकी योग्यता पर, आपकी कुशलता पर। तो यहाँ पर आकर अगर हम इसको समाप्त करने की कोशिश करें, तो हम सकारात्मकता में देख रहे हैं, ठीक है? हम एक पॉजिटिव नोट पर देख रहे हैं। चेंजिंग जो हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पैटर्न है, जो एक बदलाव हम देख रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान में, वो एक मुक्त सामाजिक व्यवस्था की ओर हमें ले जाता है, एक ओपन सोशल सिस्टम की ओर हमें ले जाता है, जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। संपदा है, संसाधन है, अवसर है। ज़रूरत किस बात की है? सिर्फ आगे बढ़कर आपको उसको अपनाना है। आपके अंदर वो क्षमता आपको विकसित करनी है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध आज समाज में आपके लिए स्थापित नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी एक चर्चा जो हम लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण की आज, आपने अर्थ भी समझा, अभिप्राय भी समझा, और आपने उसकी प्रमुख अवधारणाओं से भी अपने को कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश की। धन्यवाद।